जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछले वीडियो में बीपीएससी घटना चक्र का हिस्ट्री कर रहे थे, जिसमें हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज तीसरा सीरीज है जिसमें हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन में है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। आप सभी लोग जानते हैं 16 महाजनपद में है अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी, वतस, कुरु, पांचाल, मतस, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार एवं कंपोज। ये 16 महाजनपद है। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमार गुप्त ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, इसलिए गुप्त काल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। यह बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग भी भारत आया था। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैनिक की सुगमता से भर्ती के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण आर, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है। इसमें ऑप्शन ए है, दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ए कह रहा है, कथन ए कह रहा है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। ये सही है, मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा इसे पतन कर दिया गया था 12वीं शताब्दी के अप्रोक्स में। और कथन आर कह रहा है, कारण आर कह रहा है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। यह भी जहाँ तक सही है, लेकिन ये एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है, इसी के कारण ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक इसका कार्यकाल था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, मगध की राजधानी कौन थी, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार पाटलिपुत्र और गिरिब्रज दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें प्रथम राजधानी मगध की राजगिरी ही था और बाद में इसे पाटलिपुत्र लाया गया। तो इसमें ए और सी दोनों सही हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर स्टार लगा हुआ है। 64 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो आप सभी लोग जानते हैं नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश का शासन आया, जो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश का स्थापना किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त है। इस ग्रंथ में
चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। विशाख दत्त के पुस्तक मुद्रा राक्षस के अलावा दो और पुस्तक है जिनका नाम है देवी चंद्रगुप्तम और अभिसरिका वंचितक। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद राजा सिकंदर का समकालीन था। 67 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का। पटना के कुम्हरहार से इसका साक्ष्य मिला है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अष्टप्रधान का गठन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी। अष्टप्रधान शिवाजी के केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति किया जाता था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य और सतीपुत्र और केरल पुत्र और ताम्रकर्णी, जिसे श्रीलंका कहा जाता है, को छोड़कर सभी जगह था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में 255 ईस्वी पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुई। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में राजगिरी में हुआ और इसका अध्यक्ष था महाकश्यप, और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में हुआ वैशाली में, और इसका अध्यक्षता की थी सभा कामी, और ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम ईस्वी में कुंडलवन में। वसुमित्र इसका अध्यक्ष था और उपाध्यक्ष अश्वघोष था। ये उपाध्यक्ष एग्जाम में खास करके पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी भाषा में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्ठी है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरोष्ठी। खरोष्ठी मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ऑप्शन ए में है राजा के प्रति वफादारी, ऑप्शन बी में है शांति और अहिंसा, ऑप्शन सी में है बड़ों का सम्मान, ऑप्शन डी है धार्मिक सहनशीलता, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसमें सभी ऑप्शन सही है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जिन लोगों ने
ये 2 सीरीज पहले वाले नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग ज़रूर जाके देखें। और हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।